हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सभी का अपना यूट्यूब चैनल देहाती टीचर पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4 अगस्त में होने वाली है। बीपीएससी टीआरई 4 के साथ साथ बिहार एसएससी जुलाई में होने वाले हैं। बिहार पुलिस जून जुलाई में आने वाला है। इसके तहत एनटीपीसी का एग्ज़ाम आपको जून से स्टार्ट होने वाले हैं। तो सारे एग्ज़ाम को देखते हुए हमने आप लोगों के बीच में पॉलिटिकल साइंस का 800 क्वेश्चन एक ही वीडियो में कवर कराने के लिए आए हुए हैं। और वो जो आपका पॉलिटिकल साइंस का सारा क्वेश्चन होगा, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा दिया गया है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आज के ज़माने में इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए समय को ना बर्बाद करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। और ये आपका पहला क्वेश्चन है। वीडियो को स्किप कर करके एक बार, दो बार, चार बार देखें जब तक ये पूरी आपकी अच्छी तरह से याद ना हो। तो कहता है पहला क्वेश्चन कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो आप लोग जानते हैं कि प्लासी का युद्ध जो हुआ था वो 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है वो 1764 ईस्वी में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है किस एक्ट के तहत पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली था। तो वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है पहली बार कंपनी के प्रशासनिक राजनीतिक कार्यों में मान्यता मिली थी। क्वेश्चन नंबर 4 बोला जाता है किस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है ना, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया जाता है। तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत है ना, 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही बंगाल के गवर्नर जनरल को गवर्नर जनरल का नाम दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स बने थे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड बारेन हेस्टिंग्स। आपका अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी और वो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया था। तो देखिए ये समझने की बात है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1773 ईस्वी की रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आया था 1781 ईस्वी में। क्योंकि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कुछ कमी रह गई थी और उस कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था। देखिए अभी आपको बताए थे कि जो 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो इस एक्ट में कुछ कमी रह गई थी और इस कमी को दूर करने के लिए 1781 ईस्वी में एक एक्ट लाया और उस एक्ट का नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है किस एक्ट के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार किया गया और वो भी कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने के जो प्रावधान किया गया था वो है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 ईस्वी के तहत। क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना
किस एक्ट के तहत किया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 1784 ईस्वी के पीस इंडिया एक्ट के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है और यह कार्य किस एक्ट के तहत किया गया था? तो देखिए, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए 1813 के चार्टर एक्ट के तहत जो है इसको बढ़ा दिया गया था। 1813 और प्लस 20 मतलब 1833 ईस्वी हो गया। इसके बारे में आपको आगे डिटेल बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस एक्ट के तहत कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया था? तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है इनके व्यापार को छीन लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है किस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है? तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था, वो है 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कहता किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाना? देखिए, इसमें क्वेश्चन अच्छा पढ़ना कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा गया, वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि प्रथम विधि आयोग का गठन 1834 ईस्वी में किया गया था। जबकि क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो प्रथम विधि आयोग का गठन जो हुआ था वो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया था? तो वो है आपका 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। 1858 ईस्वी के चार्टर अधिनियम। क्वेश्चन 19 बोलता है कि किस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त किया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त जो है वो 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर गया है 1858 ईस्वी के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 बोलता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है कि विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो विभागीय प्रणाली का जो प्रारंभ है वो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है कि गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो 1861 ईस्वी के अधिनियम थे। इसके तहत किसी भी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 25 बुलाता है कि 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को विधान परिषद में
मनोनीत किए थे, और वो कौन कौन थे? तो एक जो आपका हो गए, एक हो गए बनारस के राजा, दूसरा हो गए पटियाला के महाराजा, और तीसरा जो है सर दिनकर राव थे। इन तीनों भारतीयों को विधानसभा में मनोनीत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किस अधिनियम के तहत भंग किया गया है? तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1873 ईस्वी के अधिनियम के तहत जो है उसको भंग किया गया है। जबकि क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो भंग किया गया था वो 1 जनवरी 1884 ईस्वी को भंग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28 बोला जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है महारानी विक्टोरिया को भारत का सामग्री कब घोषित किया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को घोषित किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम के तहत हुआ? तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 30 बोलता है किस अधिनियम के तहत राजस्व एवं बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया है? तो 1892 ईस्वी का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि माले मिंटो सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि माले मिंटो सुधार जो है वो आपका 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व जो है 1909 ईस्वी के शासन अधिनियम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है कि केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? तो वो भी 1909 ईस्वी के अधिनियम के तहत केंद्र हो या प्रांत हो को विधान परिषद को पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। मतलब सीधी भाषा हम लोग इसको समझते हैं कि बजट पर बहस करने का अधिकार जो है 1892 ईस्वी के शासन अधिनियम में दिया गया है। बस। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि मत देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया है? तो देखिए मत देने का अधिकार जो है वो भी 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 35 जो है, क्वेश्चन नंबर 35 बोलता है, और ये सारे क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको स्किप करके बार बार इसको सारे क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि आज के एग्जाम में बार बार यही सब क्वेश्चन रिपीट किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो है वो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है। लॉर्ड मिंटो का शासनकाल जो था वो 1909 ईस्वी के आसपास थे। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है कि प्रथम भारतीय कौन थे जिन्हें वायसराय की कार्यपालिका परिषद का सदस्य बनाया गया? तो देखिए कार्यपालिका परिषद का सदस्य जो है वो एक भारतीय थे, उनका नाम था स्वतंत्र प्रसाद सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है कि भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में से सबसे कम समय तक चलने वाला अधिनियम था 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम।
क्वेश्चन नंबर 38 बोलता है कि मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार किस अधिनियम को कहा जाता है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 1909 ईस्वी के अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 बोलता है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो केंद्र में जो द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना जो है वो 1919 ईस्वी के भारत सरकार अधिनियम के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 बोलता है कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किस अधिनियम के तहत किया गया है। तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन जो है 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 41 बोला जाता है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक किसे कहा था। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक जो है वो लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 बोलता है एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि लोक सेवा आयोग का गठन जो है वो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग कब किया गया। तो देखिए क्वेश्चन है कि बजट पर बहस 1892 ईस्वी के शासन अधिनियम के तहत किया गया था, लेकिन पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया था 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 44 बोलता है कि वैधानिक आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ। तो वैधानिक आयोग का गठन जो है 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो महिलाओं को पहली बार वोट देने का अधिकार जो है वो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 बोलता है कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। तो 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो लॉर्ड जॉर्ज थे। क्वेश्चन नंबर 47 बोलता है कौन सा अधिनियम साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर आधारित है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि 1919 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है साइमन कमीशन को रिपोर्ट आधारित था। क्वेश्चन नंबर 48 बोलता है 1935 ईस्वी के अधिनियम में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूची थी। जब हमारे देश भारत में 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम आया था तो उस समय केवल 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूची ही थी। क्वेश्चन नंबर 49 बोलता है कि प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से संबंधित है। तो प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 50 बोलता है प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त जो है वह 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 51 बोलता है कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो केंद्र में जो द्वैध शासन की स्थापना हुई थी वह 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52 बोलता है कि 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को गुलामी का अधिकार पत्र किसने कहा था। तो जो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम थे इन्हें गुलामी का अधिकार पत्र जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। क्वेश्चन नंबर 53 बोलता है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संघीय न्यायालय की व्यवस्था जो है वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 बोलता है कि भारत परिषद का अंत किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो भारत परिषद का अंत जो है वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 55 बोलता है
किस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था? तो प्रस्तावना का अभाव जो है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम में था। क्वेश्चन नंबर 56 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि बर्मा को भारत से अलग किस अधिनियम के तहत हुआ था? तो देखिए, बर्मा को भारत से अलग जो है 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत ही इसको अलग किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 57 है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग जानते होंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 58 बोलता है कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को प्रस्तावित कब किया गया है? तो 1947 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो था इसको 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 बोलता है कि 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को स्वीकृति कब दिया गया? देखिए, जब 1947 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया था तो इसकी स्वीकृति जो है 18 जुलाई 1947 ईस्वी को मिला था। क्वेश्चन नंबर 60 बोलता है संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य किस अधिनियम के तहत करती थी? तो संविधान सभा विधानमंडल के रूप में कार्य जो है वो 1947 ईस्वी के अधिनियम के तहत करता है। क्वेश्चन नंबर 61 बोलता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया है? तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे संविधान सभा का गठन जो है वो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 62 बोलता है कि कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन थे? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कैबिनेट मिशन के मात्र 3 सदस्य थे। कौन कौन? स्टेफर क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस और ए.बी. अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने कब रखा था? तो भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में रखे थे। क्वेश्चन नंबर 64 बोलता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो आप लोग जैसा जानते होंगे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक या तो दूसरी बैठक हो या तो तीसरी बैठक हो, सारी बैठक जो है दिल्ली में ही किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 बोलता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? तो आप लोग जैसा जानते हैं कि संविधान सभा की प्रथम बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 66 बोलता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी पूछे तो सच्चिदानंद सिन्हा, अगर अस्थायी पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 67 बोलता है कि संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के संचालन समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 69 बोलता है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान सभा समिति के अध्यक्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 70 बोलता है संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जैसा जानते हैं कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जबकि संविधान सभा संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो है संविधान सभा में संघ शक्ति के अध्यक्ष जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 72 बोलता है कि मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 73 बोलता है राष्ट्रध्वज संबंधी तटस्थ समिति के अध्यक्ष जो थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन नंबर 74 बोलता है
कि संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी की संख्या जो थी मात्र 33 थी, जबकि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या जो थी वो 15 थी। आपको क्वेश्चन आएगा कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 है, संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो आप लोग बोलना है कुल अधिवेशन जो हुए थे वो 12 हुए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 बोलता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। अगर वो अस्थायी पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है 77, संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया था? तो संविधान सभा में इनको दूसरी बैठक 11 दिसंबर जब 1946 ईस्वी को हुआ था तो उसी में इन्हें चुना गया था, जबकि पहली बैठक जो है वो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? तो देखिए, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया गया वो 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया था, और वो जो है वो तीसरी बैठक था। तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किए थे। तो भाई, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव घोषित किए थे। क्वेश्चन नंबर 79 खत्म होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80 बोला जाता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति कब दिए गए थे? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को जो स्वीकृति मिला था वो 22 जनवरी 1947 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 81 बोलता है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था? भाई, तो संविधान सभा का प्रारूप जो है BN राव के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 82 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रारूप समिति का गठन जो है वो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 83 बोलता है प्रारूप सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, प्रारूप सदस्य में सदस्यों की संख्या जो थी टोटल 7 था, लेकिन अब इसमें भीमराव अंबेडकर को हटा दिया जाए तो पूछा जाएगा कि भीमराव अंबेडकर को लेकर के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको यहाँ पर 7 बोलना है। अगर भीमराव अंबेडकर को हटा दिया जाए तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या केवल 6 ही बचेगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बोलता है कि संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो भीमराव अंबेडकर का जो निर्वाचन जो हुए थे वो बंगाल से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85 बोलता है कि संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन बंटवारे के बाद कहाँ से हुआ था? जब बंटवारा नहीं हुआ था तो उनका निर्वाचन हुआ था बंगाल से, लेकिन जब उनका बंटवारा हो गया तो बंटवारा के बाद उनका जो निर्वाचन हुआ था वो मुंबई बम्बई से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 86 बोलता है अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? तो अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 87 बोलता है अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 89 बोलता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री, अरे रक्षा कौन करेगा? जो बलशाली रहेगा, तो बलशाली मतलब बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 90 बोलता है कि अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति के मंत्री कहते हैं। उद्योग और आपूर्ति के मंत्री जो थे वो जॉन मथाई थे।
क्वेश्चन नंबर 91 बोलता है, जब अंतिम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अंतिम मंडल में शिक्षा मंत्री जो थे वो राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 92 बोलता है कि अंतिम मंत्रिमंडल में खाद्य कृषि के मंत्री कौन थे? तो अंतिम मंत्रिमंडल में खाद्य और कृषि के मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लेकिन अंतरिम मंत्रिमंडल में रेलवे मंत्री जो थे वो आसफ अली थे, जबकि अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री जो है वो जगजीवन राम थे। क्वेश्चन नंबर 95 बोलता है, अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री कौन थे? तो अंतरिम मंत्रिमंडल में कार्य खान एवं बंदरगाह मंत्री जो थे वो CH भाभा थे। क्वेश्चन नंबर 96 बोलता है, मुस्लिम लीग के सदस्य अंतरिम मंत्रिमंडल में कब शामिल हुए थे? तो मुस्लिम लीग के सदस्य जो है अंतरिम मंत्रिमंडल में 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को शामिल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 97 बोलता है कि मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री जो है लियाकत अली खां थे। अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग के वित्त मंत्री कौन थे? तो आई चुनिंदा। अगला क्वेश्चन है 99 कि मुस्लिम लीग के विधि मंत्री? तो जोगेंद्र नाथ मंडल। मुस्लिम लीग में संचार मंत्री अब्दुल राव नस्तक थे। चलिए, आप लोग के बीच में अब 100 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसी प्रकार से आप लोगों के बीच में 100 क्वेश्चन के 8 वीडियो आएंगे और इसमें आपका पॉलिटिकल साइंस पूरा खत्म हो जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग इस हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा अपने दोस्तों को भी भेजें, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को अब प्रतिदिन एक नए नए टॉपिक पे वीडियो देखने को मिलेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।